तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, टाइप्स ऑफ बोटलिज्म के बारे में। तो बोटलिज्म में हमने स्टार्टिंग में बता दिया इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि एक होता है फूड बोर्न बोटलिज्म, एक होता है वन बोटलिज्म और एक क्या होता है इन्फेंट बोटलिज्म। देखो फूड बोर्न में क्या होता है कि ये किस बोतल से याद रखो कि जो कैंड या फिर बोटल्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या कराते हैं, फूड बोर्न बोटलिज्म करवाएंगे, या फिर फर्मेंटेड फूड या बेवरेजेस की वजह से भी हो सकता है। वुंड में बात करें तो ड्यू टू वुंड कंटेमिनेशन बाय द स्पोर्ट्स, जो भी मान लो कहीं पर भी चोट लगी है बॉडी में, ओपन वुंड है और वहाँ पर स्पोर्ट्स ने आके अटैच हो गए तो उनकी वजह से क्या होता है, वुंड कंटेमिनेशन से एंट्री ले सकते हैं बॉडी में। प्रेजेंट सेम एज फूड बोर्न एक्सेप्ट जीआईटी फीचर्स, यानी इसके अंदर भी वो सारे फीचर्स दिखेंगे जो फूड बोर्न के अंदर दिखते हैं एक्सेप्ट द जीआईटी फीचर्स। और इन्फेंट बोटलिज्म का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू द कंटेमिनेटेड फूड, देखो बच्चा कभी कभी कई ऐसे देखा है कि हमने कई फैमिलीज में रिचुअल होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उससे क्या करो कि शहद चटवाने के लिए वो आ जाते हैं हॉस्पिटल में कि हाँ भाई हम हमारे बच्चे को शहद खिलाना चाहते हैं। तो बच्चा अभी जस्ट उसने बर्थ लिया तो उससे कुछ भी ऐसा फूड नहीं खिलाना चाहिए जो कंटेमिनेटेड हो, क्योंकि उससे क्या चांसेस होते हैं कि उसके अंदर बोटलिज्म, इन्फेंट बोटलिज्म हो सकता है। तो कंटेमिनेटेड फूड जैसे हनी विद स्पोर्स इन द चाइल्ड लेस देन 1 year ऑफ एज, इसमें क्या आएगा, हमने बड़ा था, मैंने आपको कहा था ना याद रखने कि जो स्पोर्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में, इन्फेंट्स के इंटेस्टाइन में जर्मिनेट कर जाते हैं और टॉक्सिन को रिलीज कर देते हैं। तो इसलिए इस बच्चे को क्या बोलते हैं, फ्लोपी चाइल्ड सिंड्रोम। इस बच्चे को क्या बोलते हैं, फ्लोपी चाइल्ड सिंड्रोम। इसको आप कैसे याद रखोगे, एक ट्रिक से याद रखोगे, चक्कर खाता बच्चा, यानी कोई ऐसा बच्चा जिसे क्या आ रहे हो, चक्कर आ रहे हो। आप देखो मान लो उस बच्चे, किसी बच्चे को चक्कर आ रहे हैं तो आप उसे कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो वो नहीं खा पाएगा, दैट इज इनएबिलिटी टू सक एंड स्वेलो। उसकी आवाज एकदम धीमी हो जाएगी तो वीक वॉइस, उसकी नेक एकदम हिलने डुलने लगेगी, वीक हो जाएगी तो फ्लोपी नेक एंड पिटोसिस। पिटोसिस का मतलब क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड। तो ये फीचर्स किसमें दिखेंगे, फ्लोपी चाइल्ड सिंड्रोम के अंदर दिखते हैं। ये कैसे एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है विच कैन बी मैनेज्ड बाय सपोर्टिव केयर एंड असिस्टेंट फीडिंग, यानी अगर प्रॉपर्ली इसकी थेरेपी की जाए तो ये अपने आप सही हो सकता है। तो 3 तो आपने देख लिए कौन से, फूड बोर्न, वाउंड एंड इन्फेंट वाला। अब देखो कुछ और आते हैं जो रेयर होते हैं। अब देखो एडल्ट इंटेस्टाइनल बोटलिज्म, ये एक रेयर कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल, हमने कहा था क्लोस्ट्रीडियम एज अ कमेंसल प्रेजेंट होता है, तो जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, कॉलोनियल क्लोस्ट्रीडिया होते हैं, वही क्या करते हैं, जो स्पोर्स का जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। तो पेशेंट विद द सप्रेस्ड नॉर्मल फ्लोरा, उनके अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होती है वो सप्रेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉलोनियल क्लोस्ट्रीडिया है वो उनके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। एक आता है इटेरोजेनिक बोटलिज्म या इटेरोजेनिक टॉक्सिन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मान लो एक एज अ टॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाने गए थेरापेटिक यूज के लिए, लेकिन उस टॉक्सिन की क्या होगी, ओवरडोज होगी, तो उसकी वजह से भी इनके अंदर बोटलिज्म हो सकता है। और लास्ट क्या है, इनहेलेशन बोटलिज्म। इसमें क्या होता है, एरोसोलाइजेशन ऑफ द स्पोर्स, यानी बायोटेररिज्म के तौर पे अगर इसे यूज किया जाए तो अगर एयर में सपोज इसके स्पोर्स को, बायोटेररिज्म आपको पता ही क्या होगा कि किसी भी माइक्रोबियल एजेंट को फॉर ह्यूमन हार्म के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी वॉर वगैरह होती है उस टाइप के लिए। तो मान लो इसके स्पोर्ट्स को हवा में फैला दिए गए तो उनसे लोगों ने इनहेल किया और वो क्या कॉज कर सकता है, इनहेलेशन बोटलिज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी लैब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो लैब डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हमें बेसिलाई को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन ऑफ द बेसिलाई फ्रॉम फीसेज या फिर फूड। उसके बाद में इनकी ग्राम स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो क्या दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई दिखेंगे, जो कैसे होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। उनके सब टर्मिनल ओवल स्पोर्ट्स मिलेंगे, जो स्पोर्ट्स कैसे होंगे, बल्जिंग स्पोर्ट्स होंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद में देखो क्या किया जाएगा, आरसीएम ब्रोथ कल्चर किया जाएगा। अब आपको आरसीएम ब्रोथ कल्चर याद आ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में क्लोस्ट्रीडिया के इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि आरसीएम ब्रोथ में किस टाइप के होते हैं, 2 होते हैं, एक तो प्रोटियोलाइटिक होएगा, दूसरा सैक्रोलाइटिक होएगा। याद करो प्रोटियोलाइटिक में कैसी कॉलोनीज बन रही थी, ब्लैक कलर की कॉलोनीज बन रही थी, इसमें ब्लैक कलर की आती है। एंड सैक्रोलाइटिक में किस कलर की आ रही थी, पिंक कलर की आ रही थी। और ब्लैक, इसमें हमने बोटलिज्म के कौन से एग्जाम्पल देखे थे, क्लोस्ट्रीडियम, बोटलिज्म ए, बी एंड एफ, याद आ रहा है। और इसके अंदर हमने क्या देखा था, क्लोस्ट्रीडियम बोटलिज्म ABF। एंड सैक्रोलाइटिक में हमने क्या देखा था, क्लोस्ट्रीडियम बोटलिज्म C, D एंड E। तो ये 3 इसमें थे और ये 3 इसमें थे, याद आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑटोमेशन मेथड यूज कर सकते हैं लाइक माल्डीटोप वगैरह। देन इनकी सीरोटाइपिंग करी जाएगी विद द टाइप स्पेसिफिक एंटीसीरा। और लास्ट में क्या किया जाएगा, टॉक्सिन को डेमोन्स्ट्रेट करा जाएगा। यानी जो अगर हमें ने देखा कि इनका पूरा जो पैथोजेनेसिस है वो न्यूरोटॉक्सिन बोटलिज्म जो टॉक्सिन है उसकी वजह से हो रहा है, तो अगर हमें टॉक्सिन को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे बाय माउस बायस। यानी कहने का मतलब है कि जो माउस होगा उसके अंदर इनके टॉक्सिन को क्या किया जाएगा, इनोक्यूलेट किया जाएगा। एंड जो माउस के अंदर पैरालिसिस की प्रोसेस होगी उसे कंप्लीटली देन ऑब्जर्व किया जाएगा। और ट्रीटमेंट के तौर पे आपको याद रखना है कि बोटुलिज्म एंटीटॉक्सिन इसका ट्रीटमेंट रहता है। होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।